अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और शाम रमज़ान में मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, 605 नए केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड हुए हैं। डेथ टोल अब बढ़ते बढ़ते 281 तक पहुंच चुका है। क्या किस तरफ जा रही है बीमारी और किस तरफ जा रहा है कोविड-19, पहले तो इन हालात का जायज़ा लेंगे। बिल्कुल शफात। और जब ये नया कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि जी मास्क पहनने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हवा में जो है ये वायरस जो है ज़्यादा देर ठहरता नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, मास्क ना पहनने की वजह से वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसके बाद बच्चों के वाले से कहा जा रहा था कि बच्चों को कुछ नहीं होगा, जवान बिल्कुल तगड़े रहेंगे। ये कोविड-19 जो है ये अपना असर दिखाएगा बूढ़ों पे। लेकिन यहाँ अब देखा जा रहा है कि 30 से लेकर 44 जो ज़्यादातर लोगों की रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो 30 से लेकर 44 साल की उम्र तक में जो है अप्लाई कर रही है। एग्जैक्टली जनाब, बहुत कुछ है जी मजीद भी आपके साथ शेयर करने के लिए। बिजनेस के हवाले से आज जैसे कि ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त तो दी गई थी, लेकिन क्या हुआ वो उसका भी जायज़ा लेंगे। बहुत कुछ है जी शो में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कैसा लॉकडाउन, कहां का लॉकडाउन, बाजारों में रश, ना कितार ना कोई हिफाजती तदाबीर पर अमल करने को तैयार। नतीजा, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 605 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। शाम रमज़ान में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद मुल्क में कितनी है। तो मुतासर अफराद की तादाद अब मुल्क में 13,328 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मजमूई केसेस आए हैं वो हम देख रहे हैं कि 600 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं, 12 अमवात हुई हैं। और अब जो मरने वालों की जो तादाद पाकिस्तान में देखी जाए तो वो 281 तक जा पहुँची है। कोरोना वायरस को अब पाकिस्तान में, पहले केस को पाकिस्तान में रजिस्टर हुए अब 2 माह हो चुके हैं और अभी भी केसेस में कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से बात करते हुए हमें कुछ आगाह किया, आपको भी सुनवाते हैं। पिछले 24 घंटों में डेथ्स और हुई हैं इस वबा की वजह से, और इस तरीके से टोटल तादाद 85 हो गई है जो लोग वफ़ात पा चुके हैं इस वबा की वजह से। पिछले 24 घंटों में 341 लोग ऐड हुए हैं। इस तरीके से टोटल 4,956 लोग इस वबा से इन्फेक्ट हुए हैं सूबा सिंध में। कल की तारीख में 53 लोग क्योर हुए हैं। अभी ना कोई दवाई है ना कोई और इलाज है। एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे से दूर रहें, और अगर हम इस पे कामयाब हुए तो इंशाल्लाह ताला इस वबा पे काबू पाया जा सकेगा। सिंध की सूरत हाल के बाद हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के वाले से आपको बता दें। और खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर साहब कहते हैं कि सूबे में मजीद 71 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि अमवात कोरोना वायरस की वजह से 98 हो गई हैं। ये 98 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां का डेथ रेशो अब तकरीबन 3 से 3.5% तक पहुंच गया है। अजमल वजीर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नए केस ऐड हुए हैं वो 71 है, डेथ हुए हैं अनफॉर्चुनेटली वो 98। न्यू रिकवरीज जो है वो 30 है। तो मैं यही कहूँगा कि घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अगर ज़रूरत की और बहुत ज़रूरी है घर से निकलते हैं तो ये जो मास्क है, कपड़ा है, बस मुंह को डाम पे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़ियादत में खुद फ्रंट फुट पे हैं। हमारे अपने कामरान बंगश, हमारे स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर साहब का अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी के मुताबिक सूबे में मजीद 71 कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। क्या कहा लियाकत शहवानी ने, आपको सुनवाते हैं। SOP को आने वालों को अरेस्ट करके हजारगंजी क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मास्क, मुफलर, शॉल, चादर ओढ़ना ये मैंडेटरी करार दे दिया गया। इन SOPs को वायलेट करेंगे उन्हें भी अरेस्ट करके हजारगंजी क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया जाएगा। लोकल स्प्रेड बलूचिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 409 71 पॉजिटिव आए हैं, 701 हो गए। बाकी जो जायरीन है सारे मिला के 852 हो गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट फौरी तौर पे वो गैस लोड शेडिंग को मुकम्मल खत्म करके और मुकम्मल प्रेशर बहाल करे। बिजली की जो लोड शेडिंग है खत्म करने की जो है गुजारिश की गई है फेडरल गवर्नमेंट से।
और अब जरा कारोबारी जिंदगी के हवाले से आपको अपडेट देते चलें कि कराची में कई दिनों के बाद मार्केट्स खुलने की मशरूत इजाज़त तो मिली, लेकिन कारोबार का आगाज नहीं हो सका। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में ताजरों और दुकानदारों की बड़ी तादाद पहुंची, मगर पुलिस ने ऑनलाइन कारोबार की भी इजाज़त नहीं दी। ताजरों के मुताबिक जी पुलिस ने उनसे कहा जी कि जी आपके मुलाजमीन के जो टेस्ट की रिपोर्ट हैं वो कहाँ हैं, जबकि इस बारे में ताजरों का कहना है कि उनकी पेशगी उनको मुतला नहीं किया गया था। सिंध हुकूमत ने कहा कि जनाब आप महकमा दाखिला से पहले तो एक एनओसी और फिर कमिश्नर ऑफिस से एक ईमेल जो इजाज़तनामे के तौर पे आनी है वो भी आप सामने दिखाएं। क्या इस वक्त जो है माहौल है और क्या कह रहे हैं ताजिर के जनाब वो क्यों कारोबार नहीं खोल पा रहे, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पुलिस के थ्रू ये पैगाम मिला है, जब तक आप कमिश्नर ऑफिस से एक लेटर नहीं लेंगे जो कि एक इजाज़तनामा है होम सेक्रेटरी से, उनके पास लेटर होगी तो हम उस लेटर के तहत आपको अलाउ करेंगे। बोल रहे हैं कि अभी एसओपी लेकर आओ, अंदर जाएगा, जो भी काम करेगा उसका कोरोना टेस्ट हो। ताज तहत के रहनुमा जी बिपुल शर्जील गोपलानी के मुताबिक सिंध हुकूमत के एसओपीज और सख्त शराइत बिलखुसूस किसी मुलाजिम में कोरोना वायरस मस्बत आने की सूरत में इलाज मुआलजे के खर्चात और भारी जुर्मानों की वजह से दुकानदारों की बड़ी तादाद घबरा रही है और ऑनलाइन कारोबार के ख्वाहिशमंद ताजरों की तादाद बहुत कम हो गई है। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज और अल्टीमेटम पर सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए फौरी इक़दाम का फैसला करते हुए एसओपीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। सिंध हुकूमत ने रिश्वत तलब करने के इल्ज़ामात की भी तरदीद की है और कहा है कि इससे मुताल्लिक ऑडियो टेप जाली है और ऑडियो टेप को फैलाने का मकसद सिंध हुकूमत के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा मुहिम चलाना है। ये ऑडियो टेप जिसमें मुबैना तौर पे वज़ीर आला सिंध जो हैं एक बात करते हुए दिखाई दिए थे, वो पीटीआई के एक बड़े मारूफ कारकुन अली मादल शेख साहब, उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज जब ये ताजरों को बाहर आना था, ताजरों ने आज कारोबार शुरू करना था, इजाज़त नहीं मिली, तवक्को ही कि ऐसा लग रहा था कि शायद ताजिर सड़क पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, और इस हवाले से तकरीबन वो आ भी गए थे। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल है। जी अफजल बताइएगा। जी शफाअत और मदिया, बिल्कुल आज तजारती कारोबारी ऑनलाइन सर्विस का पहला रोज़ था। आज बदमज़गी का जो इंतज़ाम जो सिलसिला देखने में आया उसमें बताया जाता है कि अंडरटेकिंग जो है बड़ा मसला बनी है। 2 से 2:30 बजे के दरमियान बोरी बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और करीम सेंटर के जो ताजिर हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने एहतजाज भी किया है, क्योंकि एसओपी के तहत जो है इससे कबल उनको यह नहीं बताया गया था कि ज़िला इंतज़ामिया से उनको एक इजाज़तनामा भी लेना है, जिसके पास आज ऑनलाइन जो कारोबारी सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहाँ पहुँची है, उनसे मुज़ाकरात किए हैं और इजाज़तनामे लेने के लिए बाकायदा तौर पर जो है कमिश्नर कराची के साथ जो एक दफ्तर है डिप्टी कमिश्नर साउथ का, वहाँ उनसे रब्ता करने की जो है बोला गया था। तमाम वहाँ ताजरों की बड़ी तादाद वहाँ पहुँची, उन्होंने रब्ता किया और उनको जो है अंडरटेकिंग जो है मिलना शुरू हुई। अंडरटेकिंग में जो है सबसे बड़ा मसला ये था कि शटर जो है आधा खोला जा सकता है, पूरा शटर मुकम्मल तौर पे खोला नहीं जा सकता। उसके साथ साथ दुकानदार, उसके साथ उसका मुलाजिम जो है वो सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क लाजमी पहनेगा। तमाम देखने में आया कि आज जब कारोबार का पहला रोज़ था, कहीं भी जो सिंध हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा जो एसओपी थी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। 6 घंटे के लिए कारोबार जो है आज खोला गया था। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक इजाज़त दी गई थी। तमाम जितने भी दुकानदार थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो 6 घंटे के दौरान कारोबार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना जो माल था उसको जो है अपने घरों में मुंतकिल किया। अच्छा, बताइएगा कि जो ताजिर बिरादरी वो आगे के लिए अपनी क्या स्ट्रेटजी बता रही है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उनका यही मुतालबा है ताजिरों का। एक तो वक्त जो महदूद दिया गया है 6 घंटे का, 3 बजे के बजाय उसको 5 बजे किया जाए, जबकि ऑनलाइन जो सर्विस है वो ताजिरों को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जो इस वक्त आधे शटर की शर्त रखी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से, वो पूरा शटर खोला जाए। इस वक्त जो है ताजिर बिरादरी और कमिश्नर कराची के दौरान जो है बातचीत का सिलसिला जारी। अब से कुछ लम्हे कबल कमिश्नर कराची खुद
पहुंचे हैं, सर्वे कर रहे हैं। इन तमाम तर मार्केटों में उन्होंने सर्वे किया, जिसमें सदर की 3 से 4 मार्केट हैं। वो कंक्लूजन यही है कि आज दुकानें नहीं खुली और अभी फिलहाल मुज़ाकरात जारी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदा अफजल परवेज हमें बता कि क्या सूरत हाल रही आज सदर कराची में, क्योंकि अभी वो बता रहे हैं कि कमिश्नर कराची खुद जो शलवानी साहब हैं वो खुद उन्होंने मार्केट्स का दौरा किया और अभी उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। लेकिन एक चीज़ का शफात मेरे ख्याल से ताजिर बरादरी को भी, क्योंकि वो इतने अरसे से बात करी कि उनका कारोबार खुलना चाहिए, उनको अपने टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाने चाहिए, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं कि अपना टेस्ट करवाएं, दूसरा फिर आपके पास एक इजाज़तनामा हो जो कि आप कमिश्नर कराची के जो आपके दफ्तर से मिलेगा। इन्हीं दो सूरतों में इनको इन दुकानें खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी ज़िंदगियों का सवाल है। एग्जैक्टली इसी हवाले से बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए। शाह साहब, ऑडियो टेप के हवाले से पहले तो बताइएगा, एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई और सोशल मीडिया में बड़ी फैल गई। अब सुनने में आ रहा है कि उस हवाले से FIA को ख़त लिख दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। क्या कहा गया है इस ख़त में? जी बिल्कुल, FIA को साइबर क्राइम के लिए कहा है कि वो इसमें अपने एक्टिव हों और हमें ये ट्रेस करके दें, और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है और जो कानूनी तौर पर उसका एक्शन होता है वो लिया जाए। इन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस तरह की बेबुनियाद, मन घड़त और घटिया हरकतें करते हैं, और सिर्फ़ इस वजह से कि सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, CM मुराद अली शाह साहब और सिंध की गवर्नमेंट, तो इस वजह से जब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उसमें एक ये भी कड़ी है। FIA भी इस पर काम कर रही है और हम ख़ुद भी ट्रैक कर रहे हैं, जो हमारे इदारे भी हैं स्पेशल ब्रांच के, उनको भी कहा गया है, और इस तरह के जो लोग भी होंगे, इस तरह की गलत बातें या दीगर अफवाहें या और चीज़ें होंगी, उन पर एक्शन आएगा। सही। अच्छा शाह साहब, ये कहिएगा कि आज सुबह में ऑनलाइन कारोबार की भी इजाज़त दी गई थी, आज मार्केट्स खोलने की भी कोशिश की गई, तो तभी ताजिर बरादरी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है। वो कह रही है मैं पूरा शटर खोलने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत सिंध की जानिब से जो SOPs हैं उसकी मॉनिटरिंग के हवाले से क्या मैकेनिज्म आप लोगों ने तैयार किया है? इस वक्त इब्तदाई तौर पर ऑनलाइन की इजाज़त दी गई है, जिस पर भी बहुत सारे एक अक्सरियत जो थी वो इस पर तैयार थे भी और हैं भी कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है जिन लोगों का सही तरीके से ऑनलाइन का सिलसिला नहीं है, उन्हें ये मुश्किलात ज़रूर दरपेश होंगी। हमें उनका भी एहसास है, हम ये नहीं कहते कि वो कोई गलत बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन से उनको ज़ाहिर है उनको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मरहलावार कुछ अरसे के बाद उनको भी ये रिलीफ दिया जाएगा। हम देख रहे हैं पूरी सिचुएशन आपके सामने है। डॉक्टर हजरात जो माहिरीन हैं पूरे मुल्क के, सिर्फ ये नहीं कि हमारे सूबे के, दीगर सूबों के भी माहिर डॉक्टरों ने यही कहा है कि इसका हल जो है वो मज़ीद सख्त लॉकडाउन है। तो अब हम क्या करें, और ये हमने बड़ी कोशिश की इस पर काम करें, बल्कि इस वक्त तो हमें एक नाइटमेयर की तरह पेश किया जा रहा है, विलन होते हैं जो ये जी तो बड़े। शाह साहब कि जो ताजिर ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त को मुस्तरद कर रहे हैं, वो उनका कहना ये है कि ये ट्रैप है, सिंध हुकूमत ने उन्हें ट्रैप कर लिया है। अब ज़रा उस वक्त के हवाले से बताइएगा, क्या उस वक्त क्या ताजिर मुतमईन थे इस मुआहदे के हवाले से और वो तयशुदा नुकात को ठीक तरह से समझ पाए थे? मैं आपको अर्ज़ करूं कि उस वक्त भी बहुत से तो सब लोग यही चाहते थे कि उनको मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जाए कि वो अपने कारोबार खोल सकें। ये भी उन्होंने कहा कि SOPs पर भी अमल होगा और अल्टरनेट डेज़ की भी बात हुई, लेकिन फिर मुत्तफ़िका तौर पर ये तय हुआ था कि ऑनलाइन जो है वो अभी शुरू किया जाएगा और उसके बाद मरहलावार फिर आगे इस पर देखकर और दीगर जो कारोबार हैं उनको भी इजाज़त दी जाएगी। तो ऑनलाइन पर कमिश्नर ऑफिस में बैठकर तय हुआ था, और जिसमें बहुत सारी तंजीमों के सरबराहान थे, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर है कि वो इस बात का तकाजा कर रहे थे कि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्हें यही कहा गया था कि कुछ अरसे के बाद उनके लिए भी कोई तरीक़ेकार बनाया जाएगा, और जो लोग इस SOPs पर अमल करेंगे उन्हें इजाज़त। शाह साहब, ज़रा लॉकडाउन के हवाले से ज़रा बताइएगा, जो इनिशिएटिव है पहले सिंध गवर्नमेंट ने लिया था, उसके बाद जो बाकी सूबों की गवर्नमेंट है उन्होंने भी लॉकडाउन के हवाले से सख्ती से अमल दरामद करने के हवाले से बात की है। आउटकम इसका कैसा रहा लॉकडाउन का? जब अब ज़्यादा सख्त लॉकडाउन था तो क्या आउटकम बेहतर था?
अगर प्रॉपर लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में उस वक्त कर दिया जाता, बर वक्त कर दिया जाता जब सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब कह रहे थे, तो इस वक्त सिचुएशन कुछ चेंज होती। लेकिन आपने देखा कि सुबह हमारी तरफ से कहा गया और फिर इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। हालांकि आप सबके सामने है कि सिंध के बाद दीगर सूबों ने भी अपने अपने सूबों में यही मरहलावार ये चीज़ें शुरू कर दी। पाबंदियाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, दीगर चीज़ों पर लॉकडाउन की भी, फिर ट्रेनें भी बंद कर दी गई, फ्लाइट जो है एयर सर्विस भी मुअत्तल की गई। तो ज़ाहिर है की तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन वो ऑनरशिप नहीं लेते। वो जो ये मैसेज जाता है ना कि जी ये तो है, ज़रूरी है आप लोग घरों पर रहें, लेकिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इस तरह के जो मिक्स मैसेजेस हैं, मिक्स सिग्नल्स हैं, वो हमें चाहिए था रिज़ल्ट, वो हमें नहीं मिल सका। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पे हमने इस वायरस को फैलने से रोका है और इस पर कामयाब भी हुए हैं और सब लोग इस पर काम। बहुत बहुत शुक्रिया जी नासिर हुसैन शाह साहब, हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए PTI के रहनुमा खुर्रमशेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना, ताजिर परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। मैं आपसे ख़ास तौर पे सिंध के बारे में बात करूंगा। और राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है कि हमने लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी नरमी करनी पड़ेगी। मसला क्या है कि दिन ब दिन यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आवाम के पास यहाँ पे खाने पीने की अशिया नहीं है। वज़ीर आला साहब ने कहा था कि वो 20 लाख राशन बांटेंगे, 20 लाख राशन वो बांट नहीं सके। हमें एतराज़ नहीं कि चले पहले फ़ेज़ में मुश्किलात हो गई होंगी, लेकिन सेकेंड फ़ेज़ का क्या हुआ, थर्ड फ़ेज़ का क्या हुआ, दिन ब दिन हम सिंध के अंदर देख रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर सख्ती की जा रही है। हमें इस बात पे एतराज़ नहीं कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ SOPs बनाएं। अब कल इन्होंने मीटिंग की, अनाउंस किया कि जितनी भी कारोबारी शख्सियात हैं वो ऑनलाइन काम करें। मेरा ये सवाल है, क्या ऑनलाइन कितने लोग काम कर सकेंगे? 2 लोग कर सकेंगे, 3%, 4%, 5%? ऑनलाइन वही शख्सियात काम कर सकती हैं, वही बिजनेस कम्युनिटीज़ काम कर सकती हैं जिनके पहले से वेब पेज बने हुए हैं, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम, उसके ज़रिए काम किया जा सकता है। उसके बाद कहा गया कि शटर जो है पूरा नहीं उठाया जाएगा, आधा शटर उठाया जाएगा, वहाँ पर भी बैठ के पुलिस ने काम नहीं करने दिया। फिर कहा गया कि कमीशन ऑफिस आएँ, वहाँ से जाके जो ना आप जाके वो क्लियरेंस लेटर लेकर आएँ। जब वहाँ पे जाते हैं तो उधर भी लोगों को परेशानी होती है। देखें, कराची शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि जान के कराची के साथ कोई किसी किस्म की दुश्मनी की जा रही है, कोई ना कोई रास्ते ऐसे निकाले जाएंगे। कल एक मशवरा दिया गया हमारी तरफ से इनको, CM साहब को, कि कोई एक मॉडल UC बना लें, कोई टाउन ले लें, उस टाउन का मॉडल टाउन बना लें और वहाँ पर आप कुछ SOPs बना के थोड़ी नरमी करके कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। आप देखें उससे आपको रिजल्ट क्या आता है। देखें, हालात इस तरफ ना चले जाएं कि लोग यहाँ पे भूख से मरना शुरू हो जाएं, यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो जाए, यहाँ पे राइट शुरू हो जाएं। अच्छा, तो क्या हमारे अंदर ये अभी हमने देखा कि बाकी सूबे भी, जो तमाम तर सूबे हैं वो भी अब लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि देखिए जो चीज़ मरहलावार होनी चाहिए उसको एकदम से अगर हम खोल देंगे और जो ताजिब रादिया के दोबारा जी वो हालात पंजाब और KP में नहीं है जो आज सिंध के अंदर हैं। देखिए, पंजाब KP तो ज़्यादा बड़ा, पंजाब तो सिंध से काफ़ी ज़्यादा बड़ा सूबा है, वहाँ पे आप नंबर्स देख लें कितने हैं कि कोविड के, और यहाँ पे देख लें कितने हैं। लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके से लॉकडाउन नहीं किया गया कि इंसान जो है वो सांस ही ना ले सके, लोगों को घुटन से मारा नहीं जा सकता। अच्छा, आप क्योंकि आप कोई ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं ताजिर और गवर्नमेंट दोनों के दरमियान? नहीं, डेफिनेटली, बिल्कुल। हमने कहा कि हमें, देखिए, हमने डिमांड किया वज़ीर आला साहब से कि आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कॉल करते हैं, आप सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिए लेकर आएँ, साथ बुलाएं, बिठाएं, हम आपकी मदद करेंगे जिस किस्म की आपको मदद चाहिए। हमने कभी नहीं कहा था कि पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमें ब्रीदिंग स्पेस देनी पड़ेगी लोगों को। अगर आप लोगों का गला घुंट देंगे तो लोग कहाँ निकलेंगे, दूसरों के घरों के अंदर घुसेंगे। हमें इस बात की फ़िक्र करनी है कि खुदा ना खास्ता राइट्स हो जाए, खुदा ना खास्ता अफरा तफरी हो जाए। आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, जो आपने ग्रोसरी स्टोर्स खाली खोले और तो कुछ नहीं खोले ना, उधर आप कीमतें देखें, वो आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। इनके कमिश्नर्स, इनके डिप्टी कमिश्नर्स कीमतें कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, सब्जियों की, गोश्त की। बहुत ज़रूरी है ये खुर्रम साहब, बहुत ज़रूरी है इस हवाले से इस पूरी हुकूमत का और अपोजिशन का एक पेज पर होना और सियासी इख्तलाफात को तरफ रख कर कोरोना का मुकाबला करना। बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर शामिल करते चलें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। मारूफ क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। मैच फिक्सिंग के इल्जामात पर
उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज पहली ही समाअत थी और जस्टिस रिटायर्ड फजले मीरा चौहान जो पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह हैं, उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक समाअत की और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया। और अब से कुछ देर कबल ये फैसला सामने आया है कि उमर अकमल पर किसी भी किस्म की क्रिकेट खेलने पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। अभी ये जो शॉर्ट डिसीजन अभी दिया है, तफसीली फैसला अभी आना बाकी है और उमर अकमल 3 साल तक किसी किस्म की भी कोई क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। उमर अकमल पर बुकियों से राब्ते का जो है वो इंकशाफ हुआ था, जिसके ऊपर उमर अकमल ने टीम मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया था, जिसके ऊपर उन्हें नोटिस ऑफ चार्ज इशू किया गया था और उमर अकमल ने उस नोटिस ऑफ चार्ज को मुख्तसर फैसला भी आया है, तफसीली फैसला भी आना बाकी है। 3 साल तक उमर अकमल किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कुछ कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से कि सिंध में बाकी सूबों की तरह किस तरह की कारोबारी सरगर्मियां हैं, थोड़ी मांद पड़ी हैं, लेकिन इसी वाले से भाई आके बड़ी खबर आने वाली है। जी जनाब, बड़ी खबर ये है कि हुकूमत ने छोटे ताजरों को बचाने के लिए एक बड़ा इकदाम उठाया है। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि दिहाड़ीदार, मजदूर, नौकरी से फारिग 60 लाख लोगों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया जा रहा है। मुस्तहिकीन में 12,000 रुपए तकसीम होंगे। छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। छोटी सनतें, दुकानदार, कारोबार करने वाले मुस्तफीद हो सकेंगे। और इस प्रोग्राम का नाम वजीर आजम का छोटा कारोबार इमदादी प्रोग्राम है। इस पैकेज का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी होगा। मुलाजमत खो बैठे हैं कोरोना की वायरस की वजह से, बंदिशों की वजह से। वो दिहाड़ी के मजदूर जिनकी आमदन ख़त्म हो गई, 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक। प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। जनाब, अब पंजाब का रुख करते हैं और देखते हैं कि पंजाब में जो रिटेलर्स हैं, ख़ासतौर पर वो रिटेलर्स जिनके पास स्टोर्स एक नहीं है, स्टोर्स की चेन है, वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना तारिक साहब, जो कि चेन स्टोर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए। सर ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कारोबार चल रहा है, नहीं चल रहा, 30 से 40% चल रहा है, क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में इस वक्त जो कारोबार है वो सिर्फ जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं या बेकरीज़ हैं वो चल रही हैं, और वो भी एक SOP के तहत चल रही हैं और उनका भी टाइम एक फ़िक्स है। और इसके अलावा जितने भी बाकी स्टोर्स हैं या बाकी बिजनेसेस वो बंद हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेल्स के लिए परमिशन मिली हुई है, वो ऑपरेशनल है। तो पंजाब में कंपैरेटिवली SOPs भी और हुकूमत भी काफ़ी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो सिंध वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। सिंध वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि पंजाब में SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उनके हवाले से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लोग कतराते हैं थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग कंपैरेटिवली पहले से बड़ी है, क्योंकि लोग इस वक्त मार्केटों में नहीं जा पा रहे, तो डेफिनेटली ऑनलाइन मार्केट के हवाले से तो बिज़नेस बड़ा है। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस इतना बड़ा नहीं है कि ये बिज़नेस को, किसी भी बिज़नेस के लिए ये सस्टेनेबल हो, इससे सैलरियाँ या रेंट या बाकी अखराजात निकल सकें। लेकिन ये खुशाइन बात है कि बिज़नेस स्टार्ट हुआ, लीन बिज़नेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई, और इस सिलसिले में सिंध में भी जो अनाउंसमेंट हुई है उसके ऊपर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हम जैसे जो ऑलरेडी जिनके पास सिस्टम है ऑनलाइन का, उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जो आम मार्केट है, जिनका बिज़नेस ऑनलाइन पे पहले नहीं था, या जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं रखते, या जिनकी इन्वेंट्री कंप्यूटराइज नहीं है, उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके साथ तो मजाक ही किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सवाल फराहम करने के लिए। राना तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। आपको लिए चलते हैं कराची, जहां मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। 50,000 से कम पे 50% डेफर कर दिया जाएगा, 100% डेफर कर दिया जाएगा, और 50,000 से जो ऊपर रेंट है उसको 50% डेफर किया जाएगा। दूसरा फैसला जो सिंध हुकूमत ने किया
वो यूटिलिटी बिल्स के हवाले से किया है। पानी के हवाले से हम ऑलरेडी नासिर शाह साहब अहकाम जारी कर चुके हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनसे बिल ना लिए जाएं, और अभी तक किसी भी रेजिडेंशियल कंज्यूमर से जब से ये कोरोना की इमरजेंसी आई है तब से पैसे नहीं लिए गए। ये फैसला किया गया है कि आइंदा भी ये पैसे उनसे रिकवर नहीं किए जाएंगे। और बिजली और गैस के बिलों के हवाले से भी ये ऑर्डिनेंस में इस प्रोविज़न को डाला गया है कि हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसों को चार्ज नहीं करेगी। उसका एक स्लैब तय किया गया है। उस स्लैब के अंदर जो बिल्कुल ही लोएस्ट टियर पे आते हैं, जो कम यूनिट्स यूज़ करते हैं, उनको मुकम्मल चार्ज नहीं किया जाएगा, और जूं आप ऊपर जाते जाएंगे तो चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जी 1 से लेके 260 यूनिट पर बिल नहीं लिया जाएगा। 261 से 350 यूनिट तक 25%, 351 से 450 यूनिट तक 50%, और 450 यूनिट से ऊपर जो है वो पूरा बिल देगा। तो इस स्लैब से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि गरीब आदमी को, जो मुतवस्सित तबका है, उसको रिलीफ देने के लिए इस ऑर्डिनेंस को इशू किया गया है। तीसरा जो इशू जिसके अंदर एड्रेस किया गया वो नौकरियों के हवाले से है कि ये ख़बरें बड़ी मंजर आम पे आई हैं कि लोगों को नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट ने SOPs इशू की थी, अहकाम जारी किए थे कि किसी शख्स को नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, उसकी तनख्वाह भी उसको दी जाएगी। तो आज फैसला ये किया गया है कि ना सिर्फ लोगों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन हमें इस बात का तदारुक है कि जो एम्प्लॉयर है, जो तनख्वाह देता है, उसको भी माली मुश्किलात का सामना है। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने स्लैब्स मुतय्यन किए हैं कि जिन लोगों की तनख्वाह 50,000 से कम है उनकी तनख्वाह पूरी दी जाएगी, जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है उनको स्लैब में बाइफरकेट किया गया और उनकी कटौती एम्प्लॉयर कर पाएगा। इसको करने का बुनियादी मकसद यही है ताकि सारा बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ना जाए। जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, जिनके लिए गुजर बसर सिर्फ तनख्वाह से होता है, जिनके लिए वो पैसा बहुत ज़रूरी है, उनको मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश की गई है। चौथा इशू जो कानूनी ऑब्लिगेशन है लोगों की, वो जैसा कि आप सब समझते हैं कि लोग अग्रीमेंट्स करते हैं, उस अग्रीमेंट के अंदर टाइम फ्रेम लिखा हुआ होता है कि कितने दिन के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को अमल दरामद करना होगा। तो आजकल के मौजूदा हालात में उस चीज़ को फुलफ़िल करना मुश्किल है। तो ये भी फैसला किया गया है कि जब तक कोरोना वायरस की ये इमरजेंसी और इमरजेंसी का टाइम पीरियड सिंध हुकूमत मुतय्यन करेगी, नोटिफाई करेगी, उस दौरान उस टाइम पीरियड का इतलाक नहीं होगा। जैसे ही इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया जाएगा, उस प्रिस्क्राइब पीरियड को लिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके 30 रोज़ के अंदर अंदर लोगों को अपने वाजिबात भी क्लियर करने होंगे, अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कमिट पूरा करना होगा, और अगर किसी शख्स को अदालत में केस फाइल करना है तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगा। आखिरी चीज़ वो तालीमी इदारों के हवाले से सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि जो तालीमी इदारे हैं वो 80% अपनी फ़ी चार्ज कर पाएंगे, 20% वो फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो डायरेक्शंस तालीमी इदारों को इशू की, तो कुछ तालीमी इदारे अदालत में गए, उन्होंने अदालत से रुजू किया और एक कानूनी इशू इसके ऊपर चल रहा है। तो उस हवाले से इस ऑर्डिनेंस के अंदर उस चीज़ को भी मेक श्योर किया गया है कि इसको कानूनी शक्ल दी जाए कि तालीमी इदारे 20% डिस्काउंट जो है अपने तलबा को देंगे। मैं ये वाजे करना चाहूँगा इसकी लॉजिक भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी स्कूल ये ख़र्चा कैसे बेयर करेगा। स्कूल को आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो अपने असातिज़ा जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह पूरी दे, फिर लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़ीस वो 80% चार्ज करें। जैसा कि आप जानते हैं सूबा सिंध के अंदर 26 फरवरी से स्कूल बंद हैं, तालीमी मराकज़ बंद हैं। इस दौरान का बिजली, पानी, गैस का कोई ख़र्चा नहीं हो रहा। ये जो उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके अंदर कमी नेचुरली हुई है। तो इसलिए ये 20% एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया था कि ये रीज़नेबल अमाउंट है, चूँकि उनके ये तमाम अखराजात नहीं हो रहे, इसलिए वो 20% बेयर कर सकते हैं। इसलिए सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है और इस बात की भी मंजूरी दे दी गई है। आखिरी चीज़ जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो बहुत ही अहम है मैं समझता हूँ, वो होर्डिंग के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से, कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ये इमरजेंसी आई है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इमरजेंसी में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, पैसे बनाने की कोशिश की है। वो जो ज़रूरी अशिया हैं
उनको वो होल्ड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। तो इस सिलसिले के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर होर्डिंग और प्राइस फिक्सेशन के हवाले से भी चीज़ों को डाल दिया गया है, ताकि जो शख्स अब होर्डिंग करेगा, प्राइसेस को बेजा एतबार से बढ़ाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे कि मैंने गुजारिश की कि इसकी सज़ा 10 लाख रुपए तक जाती है, तो जो शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा सकेगा। ये ऑर्डिनेंस इंशाअल्लाह आज काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा आइन के आर्टिकल 128 के तहत, और गवर्नर साहब से हम उम्मीद करेंगे कि सिंध के अवाम के बेहतर मफाद में, वसीतर मफाद में फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस के ऊपर वो दस्तखत कर देंगे। और एक बार जब उनका दस्तखत हो जाता है तो ये नाफिजुल अमल हो जाएगा 120 रोज़ के लिए। हमने अपने तालीमी इदारों के हवाले से जो रूल्स हैं 2005 के, उसमें भी एक तरमीम की है, और तरमीम अगेन स्कूल की फ़ीस के हवाले से है, वो भी काबीना ने अप्रूव कर दिया और उसका भी नोटिफिकेशन अब से कुछ देर में इंशाल्लाह इशू कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी फ़ीस के हवाले से है कि 80% वो फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, 20% उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर चूँकि कानूनी मसला अराइज़ हुआ है, मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि सिंध के अंदर तकरीबन 80 से 85% स्कूलों ने सिंध हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस फैसले की तामील की है, और मैं आपके तवज्जुह से उन तमाम तालीमी इदारों का सिंध के अवाम के बिहाफ पे, सिंध हुकूमत के बिहाफ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत का साथ दिया, आपने अपनी आवाम का साथ दिया, और आपने पब्लिक को, वालदैन को 20% का डिस्काउंट दिया। तो मैं एक बार फिर सिंध हुकूमत के बिहाफ पे, सिंध के अवाम के बिहाफ पे उन तमाम स्कूलों का शुक्रगुजार हूँ, और जो बाकी 10-15% स्कूलों ने इस हुक्म की तामील नहीं की, उनसे मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा, मुदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध के अवाम के वसीतर मफाद में, बेहतरीन मफाद में, एहसास भाईचारगी के तहत उनको भी इस हुक्म पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो कानूनी ऑप्शन सिंध हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा उनके खिलाफ। नहीं, तमाम स्कूलों के अंदर 80% फीस चार्ज कर सकते हैं, 20% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। अब सवाल जवाब अगर हैं तो नासिर शाह साहब और मैं मौजूद हैं। एक ही बात, किराए से मुतालिक कहा कि वो नहीं ले जाएगा, तो दुकान का या घर का या दोनों किराए, और इसको किस तरह पाबंद करवाएं किराया ना लिया जाए, नंबर 1। और तालीमी इदारों में सिर्फ स्कूल ही क्यों, यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटी जिनकी फीस ज़्यादा है, तो यूनिवर्सिटियों को भी क्या पाबंद किया जाएगा, वो भी फीस में कटौती करें? देखिए, अभी जो अदालती मामला चल रहा है वो स्कूलों के हवाले से चल रहा है, चूँकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन था जिसको उन्होंने चैलेंज किया। आपकी जो ये राय है। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी। दूसरी जानब आपको क्वेटा लिए चलते हैं, जहाँ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चंद तदाबीर हम करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मास्क नहीं कर सकते हैं, हम कपड़ा बांध सकते हैं, हम कोई और भी तदबीर कर सकते हैं, फासला रख सकते हैं, आम जिंदगी गुजारना किसी ने मना नहीं किया। लेकिन ये 4-5 चीज़ों की अगर हम थोड़ी सख्ती से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करें, एज ए गवर्नमेंट भी और एज ए इंडिविजुअल हम सब करें, ये हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। सर, यकीनन ये बात हुकूमत के लिए मुश्किल है कि मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की जानिब जाना, मगर मुल्की सतह पर और बलूचिस्तान के सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स, महकमे हेल्थ के भी जो हुकाम हैं, कह रहे हैं कि अभी अशद ज़रूरत है, क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कर्फ्यू या मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना होगा, उसके बगैर जो है नहीं रहा जाएगा। लोकल जो ट्रांसमिशन है वो इसी तरह बढ़ती जाएगी, सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ हमें समझनी होगी, कर्फ्यू और टोटल लॉकडाउन जिन ममालिक में या जो दुनिया के जिन हिस्सों में होता है, उसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस वक्त कराची में और क्वेटा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अभी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा लिया गया है। इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए करंतना पॉलिसी पर अमल न किए जाने का नोटिस लिया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल, क्या कुछ इस इजलास में बातचीत की गई है? देखिए, कुछ दिन पहले कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए करंतना का जो वक्त था वो 48 घंटे का मुख्तस किया गया था। यानी बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी आ रहे थे पाकिस्तान में,
उन्हें 48 घंटे तक क्वारंटाइन किया जाना था। लेकिन पंजाब में ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को 7 रोज तक करंतिनिया में रखा जा रहा है और इस सिलसिले में आज एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। तो इस इजलास में इन शिकायत का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पहले ही बहुत सी परेशानियों का सामना करके पाकिस्तान पहुंचे हैं, उन्हें करंतिनिया के नाम पर मजीद परेशान करने की इजाज़त नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 48 घंटे तक क्वारंटाइन रखने की जो पॉलिसी थी उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अगर जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है कोरोना का तो फिर 48 घंटे से ज़ायद लोगों को क्वारंटाइन ना किया जाए, लेकिन अगर टेस्ट मस्बत आता है तो फिर हुकूमत की जो दी गई गाइडलाइन। अब्दुल कादिर, कोई वजह सामने आई है कि लोगों को क्यों 7-7 दिन तक क्वारंटीन रखा जा रहा है? देखिए, शायद पंजाब तक ये एनसीसी के जो फैसले थे वो वाज़े तौर पर डिलीवर नहीं हो सके या कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है। बड़ा वाज़े तौर पर ये पॉलिसी का ऐलान किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि क्वारंटाइन की पॉलिसी अब 48 घंटे तक की होगी। बैरून मुल्क से जो भी पाकिस्तानी आएगा वो अपना टेस्ट कराएगा पहले और फिर 48 घंटे गुजारेगा। अगर नेगेटिव आया टेस्ट तो टेस्ट नेगेटिव आने पर उसे जाने की इजाज़त होगी। अगर मस्बत आया तो फिर हुकूमती पॉलिसी पर टाइम फ्रेम बढ़ाया जाएगा। लेकिन पंजाब से ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी जिस पर वज़ीर आज़म ने ये नोटिस लिया है। पंजाब से ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी जिस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस भी लिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब जनाब बात करते हैं कि जब से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ है आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो ना सिर्फ ये कि लोगों की खिदमत में पेश हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, और इसी हवाले से जो एक बड़ी मायनाज शख्सियत जिसके बारे में बात करें वो है पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान। बिल्कुल जी, आमिर खान ने अपने घर पे बॉक्सेस, राशन के बॉक्सेस हैं, पैक किए हैं और फिर खुद उन राशन के बॉक्सेस को अपनी गाड़ी के थ्रू ड्राइव करके उन तमाम तर लोगों के घर लेके गए हैं जो कि इस लॉकडाउन की सूरत में घर से बाहर नहीं निकल सकते। मोस्टली उन्होंने जो रुख किया है वो जो ओल्ड सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके घर पे गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए ये राशन बैग्स जो हैं ये तकसीम किए हैं। ये स्पेसिफिकली ये नहीं देखा कि जी कोई किसी मुसलमान को देना है या किसी गैर मुस्लिम को देना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो इस क्राइसिस से गुजर रही है। तो बड़ा अच्छा इंसानियत का जज्बा जो कि कैरी कर रहे हैं आमिर खान, और स्पेसिफिकली उन्हीं घरों में शफा जा रहे हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं, दे कैन नॉट गो आउट। इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी बात है जनाब। वक्त हो गया है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत कुछ डिस्कस करना था लेकिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम वो टाइमली डिस्कस नहीं कर सके। उसको कोशिश करेंगे कि इस घंटे में आपके सामने वो तमाम डिस्कशंस आपके सामने रखें। बहुत कुछ है जी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू चलते हैं टॉप स्टोरीज की जाने। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के 2 और मरीज चल बसे हैं। जहां बहक मरीजों की उम्र 65 और 89 बरस थी। दोनों मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया था। पिम्स अस्पताल में ताहाल कोरोना से 9 अफराद अब तक जहां बहक हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब तक? जी बिल्कुल ऐसा है कि पिम्स अस्पताल में ताहाल कोरोना वायरस से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 2 मजीद अफराद आज दम तोड़ गए हैं इस कोरोना वायरस के बायस, जिनकी उम्र बिलतरतीब 65 और 89 साल थी। 65 साल मरीज में कोरोना के अलावा वो टीबी के आर्जे में मुब्तला था और वो रावलपिंडी का रिहायशी था, जिन्हें 8 रोज कबल पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पिम्स अस्पताल की फोकल पर्सन बराए कोविड-19 डॉक्टर नसीम अख्तर ने इस दोनों हलाकतों की तस्दीक कर दी है। उनके मुताबिक जाँ बहक दूसरे मरीज जिनकी उम्र 89 बरस है उनको गुज़िश्ता रोज पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वो पिम्स अस्पताल के करीब ही इस्लामाबाद का एक इलाका है रिहायशी, वहाँ के रिहायशी थे। उनकी उम्र 89 बरस थी। दोनों मरीजों को पहले रोज से ही वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके साथ साथ डॉक्टर नसीम अख्तर का ये कहना है कि पिम्स में ताहाल कोरोना वायरस से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अच्छा जहांगीर, ये बताइएगा कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के 35 साल डॉक्टर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। क्या यहाँ पे जो पीपीईज हैं वो क्या सही तादाद में मौजूद नहीं है?
देखिए, ऐसा है कि पिम्स अस्पताल में ये शिकायत सामने आ रही है कि पीपीईज जो है वो सिर्फ आइसोलेशन वार्ड्स में ड्यूटी करने वाले जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स को दी जा रही हैं। इसी वजह से आज यूरोलॉजी वार्ड में तैनात एक 35 साल के डॉक्टर हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ये पिम्स अस्पताल में मुतादिद डॉक्टर्स अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ताहम सबकी हालत जो है वो स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से इस बात पर एहतजाज भी किया जा रहा है। और YDA इस्लामाबाद के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फजल रब्बी, उन्होंने भी इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक मरासला भी भिजवाया था जिसमें उनसे मुतालबा किया गया था कि वो इस वाक़े का नोटिस ले और जो जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स के अलावा किसी भी शोबे में ड्यूटी कर रहे हैं, उन तमाम को पीपीई फराहम की जाएं, क्योंकि ओपीडी में आने वाले किसी भी मरीज से मुताल्लिक ये कहना कबल अज़ वक्त होता है कि वो कोरोना का पेशेंट है, कोरोना का कैरियर है या नहीं है। इसलिए मुतालबे किए जा रहे थे। ताहम अब तक कोरोना से मुताल्लिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक्स तीनों जो शोबे हैं अस्पतालों के और उनके साथ साथ जो नॉन मेडिकल स्टाफ है वो भी कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। जहांगीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। दारुल हुकूमत में भी अब 15 डॉक्टर्स हैं कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में हमने देखा, वहाँ पे बलूचिस्तान में जो यंग डॉक्टर्स हैं वो बार बार इन खदशात का इजहार कर रहे थे कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा कि वहाँ पर भी तादाद बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अब खैबर पख्तूनख्वा में भी एक डॉक्टर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस में का जो इन्फेक्शन जिस तरह तेज़ी से फैल रहा है। कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस हवाले से बात करते हुए कहा जनाब कि सिंध भर में, सूबे भर में 182 के करीब बच्चे भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सिंध भर में 182 ऐसे बच्चे हैं, 182 जो कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं। 899 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनके कोरोना वायरस के टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। जनाब, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर इन्फेक्शियस डिजीज़ जनाब डॉक्टर बुशरा जमील साहब। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा क्या आपको लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है और ये लोगों में बड़ा कंसर्न है कि बच्चे मुतासर हो रहे हैं, क्या बच्चों में अलामात इंटेंस नोयत की आ रही हैं सामने? देखिए, पेंडेमिक सूरत हाल में हर एज ग्रुप अफेक्ट हो सकता है क्योंकि वायरस हर जगह है और ये फैलता भी है, बड़ों से बच्चों में, बच्चों से बड़ों में। लेकिन बच्चों में अलामात शदीद नहीं होती, बहुत मामूली अलामात होती हैं या अलामात डेवलप ही नहीं होती। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो एसिम्प्टोमेटिकली अफेक्टेड होंगे क्योंकि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नहीं हो रही, इस वजह से सही उनकी शरह मालूम नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि पेरेंट्स को कहाँ पर जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमने देखा है बच्चे जो हैं सड़कों बाहर निकल के खेल रहे हैं, साइकिलिंग करें, खेल कूद करें। माँ बाप को कहाँ पे अलर्ट होना पड़ेगा कि अब हमें बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा या बच्चा कोई वायरस का? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो इस वक्त एहतियात लाजिम है। जहाँ इतने दिन तकलीफ़ उठाई है, कुछ हफ्ते और सही, क्योंकि इस वक्त अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई बच्चों पे और वो घर से बाहर निकलते हैं और दूसरे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं, तो वो पूरे घर में इन्फेक्शन फैला देंगे। तो इस वक्त थोड़ी सी और थोड़े दिनों के लिए रिस्ट्रिक्शन लाजिम है। फ्लू के हवाले से लोग उसको कंपेयर करते हैं कि जी दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ फ्लू के मेरे ख्याल में शायद 0.044 है मोर्टेलिटी रेट यूएस में, 0.044% एंड इसका रेट जो है वो अराउंड अब 4 to 5% आ रहा है, कुछ इलाकों में 10 से 12% भी है। क्या लगता है आपको कि पॉपुलेशन माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है वो जब एक्सपोज होंगे तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लोगों को क्या मज़ीद कुछ अर्सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है? जी, 3 अलग अलग चीज़ें, एक कॉमन कोल्ड होता है, एक इन्फ्लुएंज़ा है जिसको फ्लू कहते हैं और फिर ये कोविड-19 इन्फेक्शन है। तो कॉमन कोल्ड्स बहुत आम होते हैं और उमूमन उसमें और फ्लू में कन्फ्यूजन करते हैं लोग। सो कॉमन कोल्ड से अमवात नहीं होती और मामूली अलामात होती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा सिवियर भी हो सकता है और उससे डेथ्स भी होती हैं। सो तमाम ममालिक में सर्दी के मौसम में जो डेथ्स होती हैं वो इन्फ्लुएंज़ा की वजह से होती हैं। कोरोना वायरस की जो नया वायरस इवॉल्व हुआ है, ये जो इस वक्त करंटली प्रेवलेंट स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा शदीद है। अच्छा, नॉर्मल बच्चों में कोरोना वायरस जो कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? क्योंकि अभी एक खातून थी जिनको कोरोना वायरस था, लेकिन उन्होंने जिन बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चा को कोरोना वायरस नहीं है। देखिए, ट्रांसमिशन जो है, वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत कम है कि माँ से बच्चे में वायरस मुंतकिल हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट से वायरस
मुंतकिल होता है, लेकिन नियोनेट्स में या नौज़ायदा बच्चे में भी अलामात नहीं होती अगर वो इन्फेक्ट हो भी जाए, और इसी तरह चाइल्डहुड में भी बहुत मामूली सिम्टम्स होते हैं। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस हवाले से मैं आगाही फराएगा। डॉक्टर बुशरा हमारे साथ मौजूद थी। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां चेयरमैन NDMA इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो 30,000 से 40,000 के करीब है। मुझे उम्मीद है कि जो नई स्ट्रैटेजी लगाई गई है टेस्टिंग और क्वारंटाइन की, उसके मुताबिक ये टेस्टों की तादाद बहुत जल्द 6,000 से 20,000 को क्रॉस कर जाएगी, और इंशाअल्लाह जो हमारी अल्टीमेट कैपेसिटी है 40,000 के करीब, उसको बहुत जल्द हम टच कर लेंगे। उससे ना सिर्फ वायरस के फैलाव का हमें अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि उसके एहतियाती तदाबीर और उन इलाकों में जहां वायरस ज़्यादा होने का अंदेशा है उनकी देखभाल भी की जा सकेगी। मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जो कि बाहर से मंगवाई जा रही हैं, पाकिस्तान में पैदा करने की सलाहियत जो है उसको भी बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि VTMs और स्वैब जो है इंशाअल्लाह अभी इंपोर्ट करना बंद कर दिए जाएंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि अगले महीने में जो हमारी ज़रूरत है PPEs की, उसकी तादाद तकरीबन 4,50,000 के करीब है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम 5 लाख PPEs का बंदोबस्त कर चुके हैं, और तमाम सूबों में तमाम अस्पतालों को इंशाअल्लाह कल से अगली ट्रांश PPEs की भेजना शुरू कर देंगे, जो अगले 10 दिनों के लिए काफ़ी होगी, और 10 दिनों के बाद इंशाअल्लाह बाकी भी सामान भेज दिया जाएगा। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में PPE की तमाम चीज़ें पैदा की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। अभी हम कोई चीज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बाहर से नहीं मंगवा रहे। मैं स्पेशली ये आपको बता दूं कि कुछ अर्सा तक हम N95 मास्क जो है वो भी चाइना से दरामद करते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कुछ सरकारी इदारों ने और अभी कुछ प्राइवेट इदारों ने भी N95 बनाना शुरू कर दिया है, और कल से हमें 20 से 50,000 N95 मुख्तलिफ इदारों से मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ एक बहुत ही कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, बल्कि इससे हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो हमें सस्ते दामों में मिलेंगी और ज़्यादा ली जा सकेंगी। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वसी ज़राए NDMA की डिस्पोज़ल पे किए हैं, जिनकी मदद से NDMA बाहर से तमाम वो चीज़ें जो अस्पतालों में ज़रूरत हैं, जो इस वबा को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत हैं, उस पे कारबंद है। अहम खबर शामिल करते चले। DG ISPR का नया बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि भारतीय फ़ौज की LOC पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी सामने आई है। DG ISPR का कहना था कि भारतीय फ़ौज की जिंदरोड खोईरता सेक्टर पर शहरी आबादी पर फायरिंग सामने आई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे लईक हमारे साथ अब से कुछ देर में मौजूद होंगे। आपको बताते चलें कि भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 36 साला यास्मीन बीबी शहीद, 8 साला अतिया जख्मी हो चुकी है, DG ISPR का कहना था। जख्मी बच्ची को फौरी तौर पे तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चलें, DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जिंदरोड खोईरता सेक्टर पर शहरी आबादी पर फायरिंग सामने आई है। भारतीय फायरिंग से 36 साला यास्मीन बीबी शहीद, 8 साला अतिया जहीर जख्मी हुई। मोदी को इक्तदार मिलने से हिंदुत्व और सैफ्रॉन टाइड दहशतगर्दी भारत में इंतहा पर पहुंच चुकी है। मोदी ने RSS के इंतहा पसंद नजरिए तशद्दुद की पॉलिसी को सरहद पार तक फैला दिया है। LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड बदतरीन होता जा रहा है। 2015 में भारत ने जंगबंदी की 248 खिलाफ वर्जियां की। 2015 में भारतीय फायरिंग से 39 शहरी शहीद, 152 जख्मी हुए। 2016 में
382 खिलाफ वर्जियों में 46 पाकिस्तानी शहीद, 150 जख्मी हुए। 2017 में 1881 मरतबा भारतीय फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमारे नुमाइंदे लईक हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? लईक, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से ताज़ा तरीन इतलात बताई गई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से इश्तिहाल अंगेजियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज जंदरोट और खुईरटा सेक्टर हैं जहां पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई और इस सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के दौरान एक बार फिर जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक खातून शहीद हुई हैं जो इस इलाके में घास काट रही थी, जिसके बारे में इतलात सामने आई हैं, और एक 8 साल बच्ची भी भारतीय जो खुदकार हथियारों और मोटर्स गोलों का निशाना बनी है और शदीद जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है इलाज मुआवजे के लिए। यहाँ खासतौर पर जिक्र करूंगा, भारत की जानिब से गुज़िश्ता 3-4 सालों में शदीद तेजी आई है सीज फायर खिलाफ वर्जियों में और खास तौर पर यह देखा गया है कि शहरी आबादियों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। अगर हम आदाद शुमार को देखें तो 2015 में 39 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, 152 जख्मी हुए। 2016 में 46 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, 150 जख्मी हुए। इसी तरह 2017 में 53 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, 256 जख्मी हुए। 2018 में 58 शहरी शहीद हुए, 319 जख्मी हुए और 2019 में 52 शहरियों के शहीद होने और 261 के जख्मी होने की तस्दीक हुई। और भारत की जानिब से जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाकर उन्हें खौफ और हरास में मुब्तला किया जा रहा है। ताहम पाक फौज की तरफ से इस सारी सूरत हाल में हमेशा इस बात को मलूज़े खातर रखा गया कि LOC के उस पार भी हम जो शहरी हैं, मुसलमान शहरी हैं, उनको हरगिज निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि खास तौर पर सिर्फ उन चौकियों को निशाना बनाया जाता है जहां से पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग की जा रही होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलैकुर रहमान इस हवाले से हमें तफसीलात फराहम करने का। एक बार फिर आपको बताते चलें कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी सामने आई है, जिसमें 36 साल खातून और एक बच्ची जाँ बाग हुई है। एक और बड़ी खबर शामिल करते चले, जिसमें मावन खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान को डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब शिबली फराज वफाकी वजीर बराए इतलात तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इतलात तैनात कर दिए गए हैं। आपको एक बार फिर से एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि मुआविन खुसूसी बराए इतलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया गया है। साथ में विफाकी अब शिबली फराज को विफाकी वजीर तैनात कर दिया गया है, जबकि इसके मुआविन खुसूसी साबिक DGISPR आसिम सलीम बाजवा होंगे। शिबली फराज वफाकी वजीर इतलात तैनात हो गए। आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इतलात तैनात हो चुके हैं। आपको बताते चले, आसिम सलीम बाजवा साबिक DGISPR अब वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इतलात होंगे। फिरदौस आशिक अवान को डी नोटिफाई कर दिया गया है और अब शिबली फराज वफाकी वजीर इतलात तैनात हो गए हैं। आपको बताते चले, साबिक DGISPR आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इतलात के तौर पर तैनात कर दिया गया है। साबिक कमांडर सदर्न कमांड और DGISPR आसिम सलीम बाजवा अब वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए इतलात होंगे। शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इतलात तैनात कर दिया गया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं कि शिबली फराज को वजीर इतलात तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एंकर मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अरशद साहब, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है हुकूमत ने, क्योंकि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के हवाले से जो चैलेंजेस आ रहे थे उसमें शिबली फराज साहब PTI के साथ उनका ताल्लुक भी है और वफाकी वजीर इत्तलात लगाया गया है। साथ जो SAPM ऑन इंफॉर्मेशन का एक नोटिफिकेशन है वो जनरल आसिम सलीम बाजवा साबिक DGISPR
और इस वक्त करंटली सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन, उनको SAPM ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये एक अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, जिसमें सियासी इनपुट भी होगी और जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज चाहिए वो भी उस हवाले से होगी। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है कोरोना वायरस का, और उसमें जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के इश्यूज आ रहे थे, वो उम्मीद ये की जा रही है और जो कंसिडरेशन बेसिक एक थी टीम चेंज करने की इंफॉर्मेशन की, वो यही थी कि इन चैलेंजेस को निपटने के लिए एक इफेक्टिव टीम आपको इस हवाले से चाहिए। तो शिफरी फराज का एक आम आदमी के साथ कनेक्ट भी है, अपनी पार्टी के साथ भी कनेक्ट है, और शिफरी फराज साहब की जनरली PTI में रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से कि PTI के जो वोट बैंक है, जो उनका वोटर बेस है, जो बाकी लोग हैं, उनकी बात की रिसेप्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी। और साथ साथ आसिम सलीम बाजवा साहब का जो एक्सपीरियंस बतौर DGIS किया रहा है, उस हवाले से ये कंसिडरेशन थी कि जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं इंफॉर्मेशन के, उस हवाले से वो भी काफी अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। सही। अच्छा अर्शद, ये कहेगा कि क्या ये डिसीजन पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा था? जी बिल्कुल, आज से तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक इंक्वायरी चल रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हवाले से, तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था और काफी फास्ट पेस हो गया था। और इस हवाले से जो इंक्वायरी हो रही थी उसमें कुछ इश्तिहारात के मामला थे, जो पता लगा कि ना शायद आउट ऑफ द वे जाके किसी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को उस हवाले से पैट्रोनाइज किया गया है। तो वो इंक्वायरी वजीर आजम के सामने जब पेश की गई थी, तो उस वक्त ये बातचीत शुरू हुई थी। शिफली फराज साहब से भी आज मेरे ख्याल उनको एक नोटिफिकेशन से पहले एतमाद में हुकूमत ने लिया था कि मेरी अब से थोड़ी देर पहले शिफली फराज साहब से बात हुई है, तो उन्होंने यही इजहार किया कि बिल्कुल इसका जिक्र हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन का उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं, लेकिन हमारे टॉप तरीन जराए PM ऑफिस के बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन दोनों हो गए। शिफली फराज साहब का बतौर वफाकी वजीर बराए इत्तलात और आसिम सलीम बाजवा का बतौर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन। सही। अच्छा, तो आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। साबिर शाकिर साहब को इसी वाले से हम लेंगे। साबिर साहब, जी नोटिफाई कर दिया गया फिरदौस आशिक अवान साहिबा को और साथ में शिबली फराज साहब को वफाकी वजीर, जबकि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात साबिक DGISPR आसिम सलीम बाजवा साहब होंगे। कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? ये डिसीजन मेरा ख्याल है कि बेहतरीन है और आसिम सलीम बाजवा साहब के पास एक वसी व अरीज़ तजर्बा है और उन्होंने बतौर DGISPR पाक फौज के तर्जुमान के तौर पे बहुत ज़्यादा काम किया था और एक ISPR को एक मुतहर्रिक इदारे के तौर पे इस्टेब्लिश किया था। तो उनकी मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में आने से वज़ीर आज़म ऑफिस की जो कैपेबिलिटी है वो बेहतर होगी और एक ज़ीरा का आदमी का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब शिबली फराज सेनेटर हैं और वो भी एक संजीदा पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, संजीदा आवाज़ है और उनके आने से भी एक फुल टाइम एक फेडरल मिनिस्टर आए हैं। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स मेरे ख्याल में अच्छी हैं। बाकी फिरदौस आशिक अवान साहब के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान की राय बहुत अच्छी होती थी और लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया है उस तरह की कुछ चीज़ें पहले से चल रही थी और एक गालबन एक थी एडवर्टीजमेंट कंपनी, उसको कोई एडवर्ट दिए गए थे और उसमें एक तहकीकात हुई थी जिसमें पता चला था कि ये सही नहीं हुई और इसमें जो फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मौजूदा दुरानी साहब, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया था और वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से उनको भरपूर सपोर्ट रही कि किसी भी किस्म की कोई अगर नेग्लिजेंस है या एम्बेजलमेंट है तो उसको ना छुपाया जाए बल्कि तहकीकात की जाए और जो भी रिपोर्ट हो वो सामने लाई जाए। अब ये नहीं अब मालूम कि उसी रिपोर्ट की बुनियाद पे ही किया गया है या डीनोटिफाई करके उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल, ये तो आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से बताया, लेकिन जो एक अहम डेवलपमेंट है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से। अरशद शरीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त में कि जब पैंडेमिक सिचुएशन है, लोगों को हर वक्त आगाही चाहिए और रिलायबल आगाही चाहिए। अरशद साहब, इस हवाले से बताइएगा, आसिम सलीम बाजवा साहब की तैनाती को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इंफॉर्मेशन क्राइसिस हैंडलिंग है उसका एक वसी तजर्बा है
इससे पहले जब वो DGISPR थे तो उन्होंने देखा कि ऑपरेशन जरदयाज लॉन्च हुआ, उससे पहले डिफरेंट जो ऑपरेशन हो रहे थे तो उस हवाले से कौम को आगाही देना, अपडेट देना, उस हवाले से पूरा मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना, वो सारे उनके क्रेडिट में है और बड़े रिस्पेक्टफुली वो तमाम मीडिया के साथ डील करते रहे। तो काफ़ी एक मेच्योर आवाज़ शिबली फराज साहब की जो मेच्योरिटी लेवल है उनका, खासतौर पर सियासी पॉलिटिकल मेच्योरिटी, वो काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही एक मैनेजरियल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन जॉब का आसिम बाजवा का। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी जो इंफॉर्मेशन की टीम है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है। और इससे जो कि टीम का फैसला हो रहा था, जैसे साबिर ने भी जिक्र किया, कुछ ऐसी चीज़ें वज़ीर आज़म के सामने आई थी जिससे कि वो सरप्राइज भी हुए थे, कुछ शॉक भी हुए थे। और फिर वही बाकायदा इस हवाले से इंक्वायरी की गई, जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर्स हैं उनसे भी तफ्तीश वगैरह की गई और उसके बाद फिर फाइनली ये फैसला हो गया है कि ये टीम लाई जाए। लेकिन जो इस वक्त इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के जितने भी चैलेंजेस हैं वो प्राइमरी कंसर्न था कि न कैसे किया जाए। और शिबली फराज साहब का फैसले में जो सबसे बुनियादी चीज़ कारामद आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं जो पार्टी के अंदर हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी शिबली फराज साहब की बहुत ज़्यादा है। और उनकी जो पोलिटिकल मैच्योरिटी है वो बतौर लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट, वो भी देखिए कि अक्रॉस द पोलिटिकल डिवाइड जब वो बातचीत करते हैं तो उसका वो तानाजनी की बातचीत नहीं करते और लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि एक जो मैच्योर लेवल ऑफ डिस्कोर्स एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का चाहिए होता है, शिबली फराज साहब यकीनन उसमें बेहतर चीज़ें ऐड करेंगे। जी अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि मावन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात तैनात हो गए हैं, जबकि आसिम सलीम बाजवा को वजीर आजम के मावन खसूसी बराए इत्तलात के तौर पर तैनात कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताते चले कि फिरदौस आशिकावान को वफाकी वजीर बराए इत्तलात के ओहदे से, बल्कि मावन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है। और जैसे कि अभी अरशद शरीफ हमारे साथ बात भी कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इंफॉर्मेशन की जो टीम को वजीर आजम इमरान खान ने अपना मजीद जो है वो स्ट्रेंथन कर दिया है। इसी वाले से साबिर साहब मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि एक ऐसे हालात के तनाजुर में जब ये पेंडेमिक फैला हुआ है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये तकरीयाँ? साबिर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? साबिर साहब हमारे साथ मौजूद है। साबिर साहब, जैसे अभी अरशद शरीफ साहब ये बात कर रहे थे कि इन तमाम तर हालात के तनाजुर में आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपनी इंफॉर्मेशन की टीम है उसको स्ट्रेंथन कर दिया है। इस तमाम तर पेंडेमिक की सूरत हाल में कितना ज़रूरी था ये कदम? ये बहुत मेरा ख्याल है कि ज़रूरी था। दोनों संजीदा लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब इंतहाई सीजनड आदमी हैं और उनका तजर्बा है वसी और अरीज और अहम ओहदों पर रह चुके हैं। और दूसरी जानिब शिबली फराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है। अगेन पढ़े लिखे और संजीदा लोग हैं और ये चीज़ PTI के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आप नॉन इलेक्टेड लोगों की काबीना का इजाफा है और इलेक्टेड लोग बहुत कम हैं आपकी काबीना में और मुआवनीन खसूसी में भी बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर इत्तलात होंगे शिबली फराज साहब और आसिम बाजवा साहब वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी होंगे बराए इत्तलाआत। ये दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप और ये काम कैसे चलेगा, क्योंकि वज़ीर जो है वो सीनियर होता है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब को क्या टास्क दिया जाएगा ये अभी मुझे समझ नहीं आ रही। आपस की बात है कि कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब ख़ुद एक कोर कमांडर के तौर पर रिटायर हुए, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद फिर CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन थे। और क्या वो वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ के क्या काम करेंगे, क्या वो मीडिया स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वजारत इत्तलात को फिर चलाएंगे शिबली फराज साहब, ये अभी तक मुझे इनके वर्किंग और क्या है तक़सीम कार क्या होगा ये कन्फ्यूजन है। सही बहुत बहुत शुक्रिया जी। साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से मैं आगाही फराहम कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मुद्दत ख़त्म हो गई।
जिसके बाद नैब के ताजरों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई के पुराने इख्तियारात बहाल हो गए हैं। हुकूमत नया नैब ऑर्डिनेंस लाएगी। अब स्पीकर असद कैसर, मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान, परवेज खटक पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। 2 हफ्ते में आईनी नुकात का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस दोबारा जारी करने का फैसला किया गया है। मामले पर कानूनी माहिरीन से राय ली जाएगी। अपोजिशन रहनुमाओं और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्तों का भी फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया कानून जल्द लाने पर जोर दिया है, जबकि वफाकी वज़रा असद उमर, फरूग नसीम, परवेज खटक, बाबर अवान, शहजाद अकबर से मुशावरत भी की है। नए कानून के लिए पार्लियामेंट का सेशन भी तलब किया जा सकता है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी और अगर मुफाहमत ना हो सकी तो पुराने ऑर्डिनेंस की नकल ही दोबारा जारी कर दी जाएगी। पुराने ऑर्डिनेंस की नकल ही जारी की जा सकती है। नैब ऑर्डिनेंस 2019 जिसके तहत कुछ लोगों को इस्तिस्ना हासिल था, जिनको खासतौर पर कारोबारी हजरात को, जिनको नैब तंग नहीं कर सकती थी बकौल नैब के, लेकिन अब ऐसा होगा। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि विफाक में क़यादत का फुकदान है। विफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर काम करने के बजाय सिंध के बेहतर काम करने को सबोताश करने की कोशिश कर रही है। वफाक और वज़ीर-ए-आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल जरदारी मुल्क को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरव्यू देने के बजाय अवाम में मौजूद होते। सिंध के अस्पतालों को अदालती हुक्म पर विफाक के हवाले किया गया था। सिंध हुकूमत जिन्ना सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग और इलाज की सहूलत नहीं दे सकी। सबसे ज़्यादा कोरोना का मर्ज सिंध में फैला हुआ है और सिंध में गिरफ्तारी और मुकदमात के बावजूद अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। ये कहना था हलीम आदिल शेख का। वैसे मुझे समझ नहीं आती क्यों PTI की जाने के जी सिंध में सबसे ज़्यादा मर्ज फैला हुआ है, जबकि सिंध में टोटल केसेस जो हैं दे आर अबाउट 4600 और पंजाब के टोटल केसेस जो हैं दे आर अबाउट 5400। और सबसे ज़्यादा आबाद है खैबर पख्तूनख्वा में। सबसे ज़्यादा आबाद खैबर पख्तूनख्वा और सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में है। सो ऑब्वियसली इट डजंट मैच। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। शाम रमज़ान में आपको अब लिए चलते हैं हम पंजाब, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान मुबारक के दौरान पतंगबाजी जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी हो सकती है। गो के पतंगबाजी बैन है और ऐसे जब पतंगबाजों को पकड़ने के लिए जब कोई कार्रवाई की जाती है तो शफात होता कुछ है, क्योंकि ये बहुत गुंजानाबाद इलाके हैं और यहाँ से एक छत से दूसरी छत पे फलांग लगा के जो पतंगबाज हैं ये हो जाते हैं फरार। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद हासिल कर ली है और इससे जहाँ पेचे लड़ा रहे होते हैं ड्रोन कैमरा वहाँ पर पहुँच के उन पतंगबाजों के साथ पेचे लड़ा रहे थे और उसके बाद देखा है कि वहाँ पे गिरफ्तारी भी अमल में आई है। ये भी आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इनको पता भी चलता था कि पुलिस इनको पकड़ने के लिए आई, क्योंकि ये बैन है पतंगबाजी, डोर फिरने से बहुत सारे लोगों की अमवात हो चुकी है, तो एक छत से लोग भाग के दूसरी छत में पहुंच जाते थे जिसकी वजह से ये फरार हो जाते थे और ये पुलिस की गिरफ्त में ही नहीं आते थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CCPO लाहौर जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, ड्रोन कैमरा उससे पतंगबाजों को पकड़ना ये बड़ा दिलचस्प तजर्बा लग तो नज़र तो आ रहा है, आपके लिए कैसा रहा अब तक ये तजर्बा? जी, ये ड्रोन कैमरों से हमने ये बड़ा अच्छा तजर्बा हमारा अभी तक रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने नोट किया है कि लोग पतंगबाजी में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, स्पेशली पिछला 1 महीना। तो हमने महसूस किया कि हमें छतों पे जाना और वहाँ से करना उसमें अच्छी खासी एफ़र्ट थी। तो ड्रोन के ज़रिए जब हमने ऊपर से देखा तो बहुत ज़्यादा ऐसी आपको इजीली वो सारे लोकेट हो जाते हैं और वहाँ पे फिर आप अपनी फ़ोर्स भिजवा के और अपना ऐसे लोगों को आप अरेस्ट भी कर सकते हैं या जो भी कानूनी एक्शन लेना है वो कर सकते हैं। तो तजर्बा अभी तक हमारा अच्छा है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि लॉकडाउन के दौरान डोर फिरने से लाहौर शहर में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाबंदी के बावजूद ये देखा है कि डोरें और पतंगें ये दोनों दस्तयाब हैं। पतंगबाजों को तो पकड़ें, लेकिन जो ये तमाम चीज़ें बना रहे हैं उस पूरे नेटवर्क को क्यों नहीं पकड़ा जाता? नहीं, हमने बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स पे भी हाथ डाला है और आप अगर हमारा देखें तो पिछले 3 माह में हमारे पूरे पंजाब में हाईएस्ट फिगर्स हैं जो काइट फ्लाइंग के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है।
इनफैक्ट जो ये वाला हमारा मंथ जा रहा है इसमें पिछले 3 माह में जो 2500 मुकदमे दर्ज थे और इस महीने में अकेले में हमने 2500 मुकदमा दर्ज किए हैं और इसमें कुछ 250 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पतंगे भी बनाते हैं, उसकी ट्वाइन भी बनाते हैं और जो इस तरह की दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में शामिल हैं। तो उस वजह से अब आप देखें कि कुछ अरसे से बिल्कुल उस पर कंट्रोल है और लेकिन इसमें एक जो लोगों की रियलाइजेशन वाली बात है उसको ज़रूर उनको महसूस करना चाहिए कि ये लॉकडाउन में इस एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उसका नुकसान दूसरे लोगों को होता है। तो हम एजुकेशन की भी साथ साथ कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया जी। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मदिया, कहते हैं कि गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता लेकिन रोज़ शेक में रोज़ ज़रूर होता है। आधा आधा आधा। जनाब, आज की रेसिपी की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, तो आज की रेसिपी में हम रोज शेक बना रहे हैं। वैसे मुझे भी नहीं आता रोज शेक बनाते कैसे, लेकिन आज इस पैकेज में जान लेते हैं कि कैसे बनेगा ये। और यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और घरों में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।